जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट 9 है दोस्तों, और इसके झा सर के द्वारा ये पब्लिश किया हुआ बुक है, प्रैक्टिस सेट है। हम लोगों ने 1 से लेके 8 तक के इस बुक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। यदि आप लोग नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, लद्दाख में, गुरुग्राम में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। तो पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है गुरुग्राम में किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3rd नंबर प्रश्न में जीके है। इसमें दिया गया है, हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो वो किस देश के एंड्री राजोएलिना, वो जो है आपको मेडागास्कर के हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं एंड्री राजोएलिना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ये प्रश्न है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ है? तो महाबलीपुरम, रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है महाबलीपुरम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसे रथ मंदिर के भी कहेंगे और धर्मराज महाबलीपुरम भी कहेंगे, धर्मराज रथ स्मारक भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, आगे है। इसमें दिया गया है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि सेना में भर्ती होने की सुविधा होती थी, इसलिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? देखिए, किस वर्ष नीतीश कुमार बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब बने थे? तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2000 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, वर्ष 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया दोस्तों कि 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो क्या है? लाल और नीले। ठीक है, जब हम लाल और नीला को मिलाते हैं तो मैजेंटा बनता है। मैंने एक याद टिक रखा था कि मैजेंटा मनीला मैंने दिया था, मनीला। म से मैजेंटा, नी से नीला और ल से लाल। जब लाल और नीले को बनाएंगे तो मैजेंटा मिलेगा। क्या मिलेगा? मैजेंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, मैजेंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? सी होगा। यानी 2 प्राथमिक रंग मिलाने से तृतीयक रंग, सेकेंडरी रंग का निर्माण होता है। जैसे लाल और नीले को मिलाते हैं तो क्या मिलता है? मैजेंटा मिलता है। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा मिलेगा। इसको आप लिख लीजिए, इसको लीजिए, आपको याद रहेगा। ये यहाँ पर हो गया लाल, रेड लिख देते हैं इंग्लिश में, रेड। यहाँ हो गया येलो, यहाँ हो गया वायलेट, ये ग्रीन हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। ये तीनों प्राथमिक रंग है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों को मिलाने से सफेद रंग का निर्माण करता है। ये तीनों को मिलाएंगे तो सफेद रंग का निर्माण करेगा। देखिए, ये दोनों को मिलाएंगे, लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला। कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग बनेगा। लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला बनेगा, इसलिए हम टिक रखें क्या? पीला। पी से पीला, ह से हरा और ल से लाल, तो पीला। ठीक है, पीला रंग बनेगा। उसी प्रकार लाल और ब्लू को मिलाएंगे, लाल और ब्लू यानी नीला, लाल और नीला को मिलाएंगे तो पिकॉक नीला बनेगा। पिकॉक ब्लू लिख देते हैं, पी ब्लू। ठीक है, पी ब्लू यानी पिकॉक ब्लू बनेगा आपका, लाल और ब्लू को मिलाएंगे तो। 2 प्राथमिक रंग बनने से सेकेंडरी रंग बनता है।
तो दो प्राथमिक रंग मिल रहा है तो क्या बन रहा है, लाल और ब्लू मिल रहा है, पीला और ब्लू मिल रहा है। ठीक है, पिकॉक ब्लू, पिकॉक ब्लू, हरा और लाल, नीला और लाल को मिलाने से पिकॉक ब्लू मिल रहा है, और लाल और ग्रीन को मिलाने से पीला मिल रहा है। उसी प्रकार ग्रीन और ब्लू को यदि मिला दें, हरा और नीला को मिला दें, हरा और नीला को, सॉरी देखो, देखिए देखिए देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती क्या हुआ है, एक मिनट, ये रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तो पीला होगा, ये सही है, पीला होगा। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो पिकॉक ब्लू बनेगा, पिकॉक नीला, यानी पिकॉक ब्लू लिखेंगे हम। ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो पिकॉक ब्लू मिलेगा। रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, जो हमारा आंसर है मैजेंटा, मैजेंटा बनेगा, ये आंसर होगा। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। ये तीनों चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। यदि दो, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, सफेद रंग बन जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। या तीनों रंगों को मिला देंगे एक साथ तो भी सफेद रंग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल और पुस्तकालय, कौन शामिल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है कौन, ग्रामीण खेल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ग्रामीण खेल है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश के किस राजा को सकोलतर पथनाथ कहा जाता है। सकोलतर पथनाथ कहा जाता है पुष्यभूति वंश के किस राजा को। कौन से राजा थे जिसे सकोलत पथ नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन को सकोलतर पथ नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा सही आंसर है, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, तो हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के महानतम शासक थे। सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन थे। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है दोस्तों। पुष्यभूति वंश को क्या कहते हैं, वर्धन वंश। ठीक है, और पुष्यभूति वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे, वो हर्षवर्धन थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी, थानेसर थी, थानेसर। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेसर थी, और इसके संस्थापक पुष्यभूति थे, या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक है, पुष्यभूति थे वर्धन वंश का संस्थापक। और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में राजा बने थे। कितना, 16 वर्ष की आयु में। इन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है पुष्यभूति वन में। ठीक है, और हेनसांग हर्षवर्धन के समय में ही आया था दोस्तों। हेनसांग था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके ऊपर उसके भार में ह्रास होता है, क्योंकि जब ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, यह ह्रास कितना होता है, यह प्रश्न पूछा है। तो यह ह्रास जो होता है, जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो इसका जो ह्रास होता है वो कितना होता है, तो उसका ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये सब रीजनिंग है, आगे चलते हैं। ये रीजनिंग बहुत आसान है। 5 और 6 को जोड़ दीजिए, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 और 8 को जोड़ दीजिए, 9 और 17 का स्क्वायर कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसे बना सकते हैं हम, रीजनिंग में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें जीके बताना है, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, इस कारण से, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना होता है दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ जीके बताकर आप लोगों को पढ़ाकर निकल जाऊँ। 22 नंबर प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। तो कौन सी नृत्य शैली बिहू से संबंधित है, बिहू। तो बिहू नृत्य से संबंधित नृत्य शैली कौन है, तो शास्त्रीय है जो बिहू नृत्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कथक उत्तर भारत में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न में रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मुंशी प्रेमचंद की और भी बहुत सी कृतियां हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, तो रंगभूमि उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है कौन, तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करने वालों में से इसमें कौन है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से पूर्णिया है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। कौन, पूर्णिया। पूर्णिया है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, पूर्णिया।
नेपाल से सीमा नहीं साझा करने वाले कौन है? पूर्णिया। पूर्णिया नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है। पूर्णिया है जो बंगाल से सीमा साझा करती है। ठीक है, नेपाल से सीमा साझा करने वाले कुल कितने जिला हैं भारत के, सॉरी बिहार के? बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ये क्षेत्र का नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने? 7 जिले हैं। कौन कौन जिले हैं? तो आपको मैं बता दूं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्णिमा नहीं है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल से सीमा साझा करने वाले। जब बिहार की चली बात है तो और भी हम देख ले, बंगाल से भी सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, कितने जिला हैं? तो बंगाल से सीमा साझा करने वाले पश्चिम बंगाल से 3 राज्य हैं। 3 जिला हैं बिहार का जो बंगाल से सीमा साझा करते हैं। एक किशनगंज, पूर्णिमा और कटिहार। और बिहार के से सीमा साझा करने वाले 8 जिले हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं। बिहार के 8 जिले यूपी से सीमा साझा करते हैं और झारखंड से भी बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड से भी 8 जिले और यूपी से भी 8 जिले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी प्राप्त होती है किससे भाई? तो पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पुष्प से, सॉरी पुष्प से नहीं प्राप्त होगी। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पुष्प नहीं होगा, तने से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हल्दी प्राप्त होती है तने से। पौधों के किस भाग से? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, आगे की ओर यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है कि एक हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस विश्व 23 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय नौसेना दिवस विश्व 23 का आयोजन हाल ही में जो किया गया वो कहाँ है? महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है। तो कौन सा महासागर दुनिया के 5 महासागरों में सबसे उथला है? आर्कटिक सागर है जो सबसे उथला है। सबसे उथला दुनिया के 5 महासागरों में सबसे उथला है आर्कटिक सागर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें हम लोग चलते हैं, इसमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन 1940 में भारत में आया था दोस्तों। इसका कौन था जो सदस्य नहीं था, इसके बारे में बताया गया है। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, इनमें से कौन नहीं थे? तो इसमें से रैमजे मैकडोनाल्ड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रैमजे मैकडोनाल्ड थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, परंतु रैमजे मैकडोनाल्ड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन है? तो हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक करने वाला वसा ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन है? तो वसीय ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस पुस्तक को किया गया है? यह प्रश्न किया गया है दोस्तों। यदि हम इसे देखें तो BR ललितादित्य को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। हाल ही में विश्व के प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह तारीख है 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। कितना? 82.14%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ क्या होता है? खान का, सूफियों में खान का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो खान का मतलब होता है एक धर्मशाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जहाँ जो धर्मशाला में लोग रहते हैं उसे खान कहा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट हो चलते हैं दोस्तों। हरि के पास, ये नहीं तो मैथ है। जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तो चर लागत होता है। जब उत्पादन शून्य हो तो चर लागत क्या हो जाएगा? जब उत्पादन शून्य होता है ना तो चर लागत क्या होगा? उत्पादन शून्य हो तो चर लागत आपको न्यूनतम होगा। चर लागत न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उत्पादन शून्य हो तो चर लागत न्यूनतम होगा, न्यूनतम। 46 में है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? पानी की पाइप फटने का कारण क्या है? तो इसका कारण है जमने के बाद
पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद क्या हो गया, पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है? तो बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह जो है आपको साम्य कीमत से जाना जाता है, बाजार समाशोधन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में नीचे दिए गए कुछ है, उसका उत्तर चुनिए। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 23 हैं। तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 23 है? नहीं जी, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 23 नहीं है, 22 हैं। ये गलत है, हमको सही चुनना है। इसमें है 1996 में संवैधानिक संशोधन, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया था। तो यह सही है, 96वां संविधान संशोधन के तहत उड़ीसा का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जबकि थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि डोंगरी को वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, तो ये गलत है। डोंगरी को वर्ष 2002 में नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 52 नंबर प्रश्न में, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो देखिए 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था उसकी स्थापना किसने किया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में हुई थी, उसकी स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है न्यू गुल्ट्राम निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? नगुल्ट्राम है, जो किस देश की राजधानी है? तो लाओसो की राजधानी क्या है? नगुल्ट्राम। लाओसो की राजधानी नगुल्ट्राम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लाओसो की राजधानी नगुल्ट्राम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पंचवर्षीय योजना के ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? रोलिंग यानी आवर्ती योजना छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया था। तो रोलिंग प्लान था जो क्या छठी पंचवर्षीय योजना के पहले पेश किया गया था। तो रोलिंग प्लान छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और महालनोबिस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आता है, ये भी सही है। तो कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। जब यूरेनियम अपनी सभी रेडियोधर्मी खो देता है तो वह किस धातु की है? तो वह किस धातु के से बदल जाता है? जब यूरेनियम अपने सभी रेडियोधर्मी खो देता है तो वो किस में बदल जाता है यूरेनियम? तो वह जो है लेड में बदल जाता है, लेड में, शीशा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कोई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। ये सब रीजनिंग है। 59 नंबर प्रश्न चलते हैं। इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? तो इटाई रोग है जो किससे की विषाक्तता का कारण होता है? तो कैडमियम की विषाक्तता से होता है। कैडमियम की विषाक्तता से इटाई नामक रोग होता है। कैडमियम से इटाई रोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हाल ही में खादी मट्टिकला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो खादी मट्टिकला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में, माटिकला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नई दिल्ली में। इसका आंसर का क्या हो दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो नई दिल्ली में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मराठा सेना प्रणाली की शाही घुड़सवार सेना के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया था? तो मराठा जो सेना में एक शाही सेना था, तो उसको कौन से घुड़सवार के लिए एक नाम दिया गया था? उस घुड़सवार का नाम क्या था? तो बारगीर था उसका नाम, बारगीर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मैथ है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जीके की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जीके इसमें दिया हुआ है चीनी यात्री सोंग युंग भारत कब आया था? 67 नंबर प्रश्न। तो चीनी यात्री सोंग युंग भारत आया था 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? और 60 नंबर प्रश्न, हिप्पोकैम्पस है किस ग्रह का चंद्रमा है? तो वरुण ग्रह का चंद्रमा है हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैथ है, आगे हम चलते हैं। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित थी?
तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के लक्ष्मी प्रिया महापात्रा थे जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है 73 नंबर प्रश्न भी जीके है, जीके नहीं है, आगे हम लोग जल्दी चलें दोस्तों। इसमें दिया गया है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी कार्बनिक यौगिक है, ये प्रश्न दिया गया है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में हम कमरे के तापमान पर पानी को उबाल सकते हैं? पानी को कमरे के तापमान पर भी उबाला जा सकता है, तो किस परिस्थिति में? ये हम कौन सी परिस्थिति में उबाला जा सकता है 75 नंबर प्रश्न में? तो इसमें जब कम दाब हो तो उसे उबाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न में भागोरिया संस्कृत पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भागोरिया संस्कृत पर्व है किस राज्य से संबंधित है? भागोरिया संस्कृत पर्व यदि ये देखें दोस्तों तो ये जो है आपको मध्य प्रदेश से संबंधित है। भागोरिया संस्कृत पत्र मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, मस्कट किसकी राजधानी है? तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी मस्कट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट ओमान की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन की अन्य किस नाम से जानता है? देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को किस नाम से जानते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तिलैया बांध खाली स्थान नदी पर बनाया गया है। तो तिलैया बांध है जो कहाँ बनाया गया है? तिलैया बांध कौन सी नदी पर बनाया है? यह जो है बराकर नदी पर बनाया हुआ है तिलैया बांध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों, बराकर नदी। ठीक है, तिलैया बांध बराकर नदी किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अवस्था उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? कौन से प्रकार के बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? ठीक है, कुछ ही विक्रेताओं का। तो कौन सी व्यवस्था में ऐसी होती है? तो यह है अल्पाधिकार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 1857 के में पटना विद्रोह का नेता था? तो 1857 में पटना विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नाम कौन है? 1857 में पटना विद्रोह का नेता वो पीर अली थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पीर अली। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर क्वेश्चन इसका नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसको आगे हम लोग बना देते हैं। चलिए आगे रीजनिंग है, इसमें ये भी आपको रीजनिंग है। 106 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। फिर सॉरी 106 नहीं, अभी और बाकी है। 87 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 87 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 87 में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए, 1 रुपये के जो नोट है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी जितने भी नोट है सभी पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस नहीं था, उद्योग पर था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 3 उद्योगीकरण और बुनियादी उद्योग, ठीक है, तीव्र उद्योगीकरण एवं बुनियादी उद्योग पर आधारित था। तीसरे पंचवर्षीय योजना तो ये भी गलत है। पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के मॉडल पर था। तो पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के पहली पंचवर्षीय योजना कहा जा रहा है महालनोबिस मॉडल था, ये भी गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। परिवार नियोजन ऑप्शन हो गया डी। पांचवी चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन के कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चौथी पंचवर्षीय योजना किसके लिए है? तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मैथ है, रीजनिंग है, मैथ है, रीजनिंग है। चलिए आगे बढ़िए।
इसमें दिया गया 99 नंबर प्रश्न में 95 में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं। तो चीनी का कटोरा हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग यदि देखें तो चीनी का कटोरा हम लोग कहेंगे किसे, तो ये चीनी का कटोरा है आपको उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उस विकल्प में निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन है, नगदी फसल कौन नहीं है, तो नगदी फसल इनमें से आपको देख लीजिए कौन नहीं है। तो यदि हम इसको देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ज्वार है जो नगदी फसल नहीं है। ज्वार क्या है, नगदी फसल में नहीं आता है। जूट, मूंगफली, गन्ना ये सब नगदी फसल में आता है, और ज्वार है जो नगदी फसल में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, आगे है दी गई C++, 103 में दिया गया है, 103 नंबर प्रश्न में दिया गया है C++। ठीक है, किस प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 103 क्यों, ऑप्शन नंबर बी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सी विकल्प आकृति सही है, ये नहीं, आगे 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 संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो संविधान के किस 89 में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। संविधान के 89 में संविधान संशोधन के द्वारा किस तरह से, तो 89 में संविधान संशोधन के दौरान अनुसूचित जनजाति और को पृथककरण करता राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का संविधान 1989वां संविधान संशोधन 1989वां संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कांस्टेंट तांबे और खालिस्तान की एक मिश्रण है। कांस्टेंट है जो तांबा और किसका मिश्रण है, तांबा और निकल का मिश्रण है कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 108 की ओर निम्नलिखित में से एकात्मक सरकार की विशेषता क्या है, तो एकात्मक सरकार की विशेषता होती है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में लिखा गया है, नेक्स्ट में भारत के संविधान में अनुच्छेद खालिस्तान की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCBC का गठन किया गया है। तो पिछड़े वर्गों के लिए NCBC का गठन अनुच्छेद 338 के बी में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्र मेला खालिस्तान वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो मित्र मेला था वर्ष 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में वीर सावरकर द्वारा चलाया गया एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में के दौरान विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान, तुगरिल तो किसके शासनकाल में आया था तुगरिल, ये इसका आंसर क्या होगा यदि इसको देखें हम, तो तुगरिल शासनकाल था, इसमें 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी बलबन के समय में तुगरिल खान ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके, बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। किसके साथ, भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है ठीक है, हम लोग कहाँ देख रहे थे दोस्तों, देख चुके हैं तुगरिल। आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग 124 में, इससे पहले ये है 122, सूर्य की किरणें एक वर्ष में भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो एक वर्ष में भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, ये कैसा प्रश्न, ये तो सभी के लिए सही है। तो सूर्य की किरणें है, थोड़ा सा इसको एक बार ऊपर में फिर एक देख ले प्रश्न 18 इसमें 134 नंबर प्रश्न से पहले प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इसको पढ़ते हैं 1945-40 में निम्नलिखित अधिवक्ताओं में से कौन दिल्ली में आई ने ट्रायल किया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में आई ने ट्रायल किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें है जल की अस्थायी कठोरता दूर होता है, किससे होता है, तो जल में अस्थायी कठोरता उबालने से दूर होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिए गए विकल्प में से 4 विकल्प सही है, तो रीजनिंग हो गया। 140 में निम्नलिखित में से कौन एक विषय, ये भी मैथ हो गया दोस्तों, ये मैथ है। 141 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में दिया गया है।
प्रथम बौद्ध संहिता 41 नंबर प्रश्न को देखें तो 41 में दिया गया है कि महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह भारतीय संविधान, भारतीय हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरी भारतीय हिस्ट्री का चैप्टर वाइज, कैसे चैप्टर वाइज, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों, आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री में करवा चुका हूँ, आप जाके देखें, जरूर देखें दोस्तों। और आप जाके देखेंगे तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप लोगों से अपनी तैयारियों में और भी धारदार महसूस करेंगे। आप लोग जरूर देखें दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। 142 में भारतीय संविधान के इसी में यदि हम देखें 141 में ही देखें, इसका आंसर क्या हुआ 141 में महाकश्यप। 141 का आंसर हुआ महाकश्यप, ठीक है, प्रथम बौद्ध संहिता। तो हम लोग तीनों बौद्ध संहिता के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तीनों बौद्ध संहिता के बारे में देखिए, द्वितीय बौद्ध संहिता में, प्रथम बौद्ध संहिता में कौन थे तो महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संहिता हुआ कब था 483 ईसा पूर्व, 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी, ठीक है। और उस समय शासक कौन था तो अजातशत्रु उस समय शासक थे। स्थान कहाँ था राजगीर में प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी, ठीक है। और उसी समय सुत्त पिटक और विनय पिटक पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संहिता के बारे में देखें तो द्वितीय बौद्ध संहिता में सब्बा कामी थे द्वितीय बौद्ध संहिता के समय में अध्यक्ष, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। और स्थान कौन था तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संहिता। और उस समय राजा कौन थे कालाशोक उस समय राजा थे, उस समय राजा थे। द्वितीय बौद्ध संहिता, तृतीय बौद्ध संहिता कब हुई थी तृतीय बौद्ध संहिता 247 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। और उस समय राजा अशोक थे, अशोक के समय तीसरा बौद्ध संहिता हुई थी। और तीसरी बौद्ध संहिता की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। और स्थान कहाँ था तीसरे बौद्ध समिति का तो पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध समिति 102 AD में हुआ था दोस्तों, कुंडल लवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। 102 ईस्वी में हुआ था कुंडल लवन कश्मीर में। और इसके राजा कौन थे कनिष्क थे चौथी बौद्ध समिति में। और चौथी बौद्ध समिति में अध्यक्ष वसुमित्र थे जो चौथी बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष को रखा गया था चौथी बौद्ध समिति में। और इसके राजा कनिष्क थे। तो पूरी बौद्ध समिति में समाप्त कर दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 234 में किसका उल्लेख किया गया है इसके बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 234 में किसका उल्लेख किया गया है तो इसमें है जो आपको राज्य की न्यायिक सेवा के लिए उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राज्य की न्यायिक सेवा 234 अनुच्छेद 234 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं 143 में। 143 में जब देखें हम तो निम्नलिखित अव्यवस्थित अक्षरों, ये तो आपको रीजनिंग है दोस्तों। उसके बाद हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है तो हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है। यदि ये प्रश्न देखें तो हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ग्लोबिन नामक प्रोटीन मौजूद होता है हेमोग्लोबिन में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाले कौन सी जीव है इसमें तो बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाला जीव है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बहु विखंडन करने वाला जीव है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट चलते हैं 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी में अपना कारखाना स्थापित किया। किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया है पटना में। और भी 1632 में किस कंपनी ने किया था 1632 में आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 150 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न होगा इस अध्याय का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया गया है 1963 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन एक अलग राज्य के रूप में हुआ था। तो 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था तो नागालैंड का गठन एक अलग राज्य के रूप में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन सा राज्य तो नागालैंड का, ठीक है। नागालैंड का गठन हुआ था एक अलग राज्य के रूप में। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं फिर से तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अपने दोस्तों के ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लाता रहूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।